नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। जो नारे कल तक श्रीनगर यानी घाटी में लगते थे वो नारे जेएनयू में लगते हैं और वो नारे अब गांव में भी लगने लगे। इसका मतलब क्या है? लेकिन इन सब के पीछे या इन सब के साथ जमानत मिलने के बाद कन्हैया जेएनयू पहुंच चुका है और वहां पे बकायदा गंगा ढाबा, जो कि एक हॉस्टल का नाम है, वहां से निकलकर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग तक बकायदा किस तरीके से रैली निकाली जा रही है, नाम दिया गया है यूनिटी रैली। भागे दुश्मन, भागे दुश्मन, भागे दुश्मन और तलाश। रेवोल्यूशन, 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 रेवोल्यूशन। तुम कमला, हम तीन करेंगे। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, तो आजादी शब्द का इस्तेमाल जेएनयू में बार बार करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, या फिर यह दिशा किस दिशा में जा रही है? यह हालात जो भी हों, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली सरकार की अपनी न्यायिक जांच जो उसने की थी, डीएम के जरिए जांच करवाई थी, उसमें निकला कि ऐसा कुछ नहीं जिस पे देशद्रोह लगाया जाए। लेकिन इन सब के बीच मसला यह नहीं कि दिल्ली के जेएनयू में नारे लग रहे हैं, हम उस नारों पर लौटे। उससे पहले कन्हैया का गांव, बिहार के बेगूसराय में बीहट गांव, आइए आपको वहां लिए चलते हैं। ये कन्हैया का घर है, बिहार के बेगूसराय में बीहट गांव का घर, जहां कन्हैया नहीं बल्कि जेएनयू में लगे नारे पहुंच चुके हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि अब तो पूरा गांव ही जेएनयू में लगे नारों की गूंज से गूंजने लगा है। और कन्हैया को जमानत मिलने के बाद गांव की महिलाएं भी हवा में गुलाल उड़ाते हुए नारों की तर्ज में एक ही गीत गा रही है। यानी जो नारे कभी कश्मीर में लगे, जो नारे बीते दिनों जेएनयू में लगे, और यही नारे अब अगर बिहार के बीहट गांव में लग रहे हैं तो सरकार के लिए यह नई चुनौती है या फिर नई मुश्किल? क्योंकि सवाल तो राजद्रोह से निकला था, लेकिन कन्हैया को जमानत मिलने के बाद यह नया सवाल खड़ा हो गया, क्या वाकई आजादी का सवाल अगर इस तरीके से गीत और नारों की शक्ल में गांव-गांव में गूंजने लगेगा तो फिर सरकार क्या करेगी? यानी एक तरफ सरकार के सामने मुश्किल, तो दूसरी तरफ यह भी कह सकते हैं कि विपक्ष की राजनीति क्या अब इन्हीं नारों पर सवार होकर मोदी सरकार को घेरने तो नहीं निकलेगी? यानी जो सवाल वाकई राष्ट्रद्रोह से जुड़े, वह सवाल सियासी बिसात पर कैसे राजनीतिक और सामाजिक नारे में बदल रहे हैं, ये शायद भारतीय राजनीति के दौर का एक बिल्कुल अलग पहलू है। ये दौर चुनौतीपूर्ण है, ये दौर मुश्किल का है, ये दौर समाज के भीतर कहीं ना कहीं भरोसा दिलाते हुए पाटने का भी है। इन सब के बीच कन्हैया के माँ बाप से भी आज सवाल किया गया। जमानत मिली है, जेएनयू वापस बेटा लौट रहा है, वो क्या सोचते हैं? देश के भीतर आजादी के नारे तो मुश्किल और चुनौती जो भी हो, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल और। कल हम जिक्र कर रहे थे चिदम्बरम का, जिसमें केंद्रीय मंत्री गडकरी कह रहे थे, देखिए इशरत की मदद जिस तरीके से कई आतंकवादी से मासूम बना दिया गया, ये तो राष्ट्रद्रोह है। सवाल वही उठा था कल भी कि क्या राष्ट्रद्रोह कहने से काम चलेगा या कार्रवाई होनी चाहिए? यही सवाल कमोवेश आगरा में दिए गए केंद्रीय मंत्री के भाषण को लेकर आज संसद के भीतर भी हंगामा हुआ और जो उसका पटाक्षेप हुआ उससे कई सवाल जन्म ले बैठे। ये सवाल क्या है, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। जो कुछ इसने कहा यह आजादी है, सबने अपनी सोच के आधार पर कहा। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ही सहयोगी या कहें मोदी सरकार के मंत्री कठारिया को आगरा में दिए भाषण पर क्लीन चिट देते हुए जब यह सवाल उछाला कि कठारिया को लेकर जो भी जिसने भी कहा सभी का स्वागत है, तो ये सवाल उठा, क्या संसद के भीतर जैसी स्वतंत्रता संसद के बाहर नहीं होनी चाहिए? संघवाद से आजादी, सामंतवाद से आजादी,
क्योंकि इन नारों के बीच अगर राजद्रोह का मामला बनता है तो फिर मोदी सरकार के मंत्री कठारिया को लेकर संसद के भीतर सांसदों ने क्या क्या मुश्किल तो यह थी कि आजादी शब्द को लेकर अगर देश के भीतर इतनी बहस हो रही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र है, राष्ट्रों का जिक्र है, तो इन सब बातों का जिक्र आज प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं किया? या प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से निशाने पर राहुल गांधी ने लिया, उससे संकेत क्या गए? टकराव के? आइए जरा किन मुद्दों पर खामोशी के साथ प्रधानमंत्री ने आज बेहद शानदार भाषण दिया। लागू नहीं हुआ है तो फिर गुजरात भी उन राज्यों में से एक है, क्योंकि यहां अभी तक कानून लागू नहीं है। अलबत्ता 1 अप्रैल से फूड ऑफ ऑल स्कीम जरूर लागू होने जा रहा है। अप्रैल 1 से अराउंड 3 करोड़ लोगों को ये बेनिफिट मिलने का शुरू हो जाएगा। लेकिन सच यह भी है कि ऐसा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात को जबरदस्त फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह डाला, क्या गुजरात कोई अनूठा राज्य है? क्या संसद का बनाया कानून गुजरात पर लागू नहीं होता? यानी गुजरात सरकार के पास कानून लागू करने के अलावे कोई चारा बचा नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि ये यूपीए का कानून था, फूड सिक्योरिटी बिल, और उस कानून के तहत जब आप काम नहीं करते थे, वो भारत सरकार के कानून के मुताबिक नहीं चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे आपकी मजबूरी में आप कर रहे हो, और फिर भी ये कहो तो मुझे तो उसके ऊपर हंसी आती है और कुछ मैं नहीं कह सकता। और सच यह भी कि जब मोदी गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने इस योजना का खासा विरोध भी किया था। तो सवाल यही कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या संसद में झूठ बोला या उनकी जुबान फिसल गई, या फिर उन्होंने अपने आप में मान लिया कि योजना बनने का मतलब ही लागू हो जाना होता? हो जो भी, लेकिन मोदी के सदन में फूड सिक्योरिटी एक्ट पर बोलते ही गुजरात के कई नेता विधायक कंफ्यूज जरूर हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त संसद में ये कह रहे थे कि गुजरात में फूड सिक्योरिटी बिल लागू हो गया, विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष भी चौंक गया, क्योंकि गुजरात सरकार के मुताबिक गुजरात में फूड सिक्योरिटी बिल 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। जिन लोगों के लिए ये बिल लागू होने जा रहा है उन्हें भी मालूम नहीं कि फूड सिक्योरिटी बिल का अमल शुरू हो रहा है। तो पार्लियामेंट के भीतर जिन बातों का जिक्र सांसद या सरकार करते हैं वो बातें दरअसल दस्तावेज के तौर पर वहां मौजूद रहती है। लेकिन बात आगे बढ़ाई जाए, क्रिकेट मैच क्या भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को पाट देगा? रिपोर्ट देखिए। पठानकोट हमले के पूरे 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन ना पाकिस्तान ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की और ना इस दौर में भारत ने भी कहा कि अब कोई बात नहीं होगी। यानी पठानकोट हमले के बाद रिश्तों की डोर पर ही खामोशी है और इस तार को कोई छेड़ना नहीं चाह। भारत पाकिस्तान के 20 T20 वर्ल्ड कप का मैच धर्मशाला में होना तय है, तो पाकिस्तान उत्साहित है, लेकिन भारत में विरोध के स्वर हैं। Pakistan team will participate actually in T20 World Cup, and it is the responsibility of the Indian government to provide them the security. धर्मशाला में हम मैच जो है आपका 19 तारीख का पाकिस्तान के साथ हरगिज नहीं होने देंगे। उसका हम फैसला करने वाले हैं कि रणनीति क्या बनाई जाए। धर्मशाला को हमने एक विशेष बैठक रखी है सभी पूर्व सैनिक संगठनों की। और इन सब के बीच मोदी सरकार को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ पूर्व सैनिकों का कहना है वो मैच होने नहीं देंगे, सूबे के सीएम का कहना है वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को सुरक्षा तो देंगे लेकिन प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग का आदेश नहीं देंगे, और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख अनुराग ठाकुर का कहना है कि धर्मशाला में ही मैच होकर रहेगा, क्योंकि शेड्यूल तो 1 महीने पहले बन चुका है। विश्व कप के मैचेस की अलॉटमेंट कई महीने पहले तय हो गई थी। तो सवाल क्या शेड्यूल का है या स्टैंड का है? क्योंकि एक तरफ शहीद जवानों को कंधा देते हुए भारत माता की जय के नारे भी इसी देश में लगते हैं, और पाकिस्तान के साथ भारत की जमीन पर क्रिकेट मैच का सवाल हो तो फिर चुप्पी थाम ली जाती है। हालांकि आज शिवसेना ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने का खुला विरोध करते हुए अपने मुखपत्र सामना में हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जमकर तारीफ की कि उन्होंने पहले मैच का विरोध किया, लेकिन क्रिकेट हो या ना हो इस पर सरकार अब भी खामोश है। और जेएनयू में जिस तरीके से तमाम शिक्षक छात्र इस वक्त हैं, उन सब के बीच अब कन्हैया भी पहुंचा है। कन्हैया जिसे कि राष्ट्रद्रोह के आरोप के तहत जेल में रहना पड़ा और उसके बाद अब अंतरिम जमानत दी गई है, तो कन्हैया वहां पर पहुंचा और इंतजार हो रहा है कि वो वहां पर पहुंचकर क्या कहता है।
जाहिर है जेएनयू में इस तरह का ये पहला नजारा है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष है कन्हैया, और जिस तरीके से अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई जेएनयू के इतिहास में इस तरीके से राजनीतिक गिरफ्तारी इससे पहले हुई नहीं थी। हालांकि जेएनयू का अपना इतिहास बताता है कि 1980 में इंदिरा गांधी जब दोबारा सत्ता में लौटी थी तब वह भी एक वक्त जेएनयू में संबोधित करने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन जेएनयू के छात्रों ने उन्हें यह कहकर ना घुसने दिया कि आपको इमरजेंसी पर माफी मांगनी होगी। लेकिन उसके आगे का सवाल यह कि मौजूदा वक्त में जिस तरीके से छात्र संघर्ष के लिए निकले और उन सब के बीच जो नारे लगे उसने कई देश के भीतर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अब जब अंतरिम जमानत के बाद कन्हैया जेएनयू पहुंचा है तो यह नजारा अपने आप में जेएनयू के लिए शायद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाल जेएनयू को लेकर समूचे देश में उठने लगे थे। तो जिस दौर में देश के भीतर राष्ट्रद्रोह और देशभक्ति को लेकर समूचे देश में बहस होने लगी और संसद तक के भीतर बहस हुई, इन सब के बीच अब भारत माता जय के नारे भी जेएनयू के भीतर और कोई नहीं कन्हैया ही लगा रहा है। तो ये कई सवाल हैं जिन सवालों को लेकर देश के भीतर लगातार ये बहस बड़ी होती जा रही थी। क्या जो नारे जेएनयू में लगे उसके मार्फत क्या जेएनयू एक शिक्षण संस्थान से हटकर एक राजनीतिक और शायद कश्मीर की आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ संस्थान तो नहीं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही था कि जो उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं और उनकी जो बनावट होती है, उनके भीतर पढ़ने वाले छात्रों का जो दिमाग होता है उसमें एक स्वच्छंदता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह भी एक सवाल था। लेकिन ये नारे अब गूंज रहे हैं जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के ठीक सामने, जहां पर तमाम जेएनयू के छात्र जुड़े हैं। सबसे पहले मैं जेएनयू के तमाम लोगों को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, हम चाहे वो दुकानदार हो या दुकान में काम करने वाले मजदूर हो, मैं तमाम लोगों को अपना क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। मैं इस मंच से आप तमाम स्टूडेंट के बिहाफ पर जेएनयू इंस्टीट्यूट प्रेसिडेंट होने के नाते मैं पूरे देश के लोगों को यहां मौजूद मीडिया चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको अपना सलाम पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पूरी दुनिया के वो तमाम लोग, चाहे एकेडमिशियन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, जेएनयू के साथ जो स्टैंड किए हैं, इसलिए हम उनको रेवोल्यूशनरी की वो तमाम लोग, चाहे
वो मीडिया के लोग हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हो, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल लोग हो, वो तमाम लोग आज जो इस जेएनयू को बचाने की लड़ाई के साथ खड़े हैं, जो रोहित वेमुला को न्याय दिया। नोएडा में सोमवार से लापता महिला फैशन डिजाइनर का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस और घरवालों को अपहरण का अंदेशा है। नोएडा से दिल्ली जाने के लिए निकली फैशन डिजाइनर की कार पुलिस को नोएडा में ही लावारिस हालत में मिली। Okay guys,